हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के इस फार्मेकोलॉजी वीडियो के सीरीज में। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 है, जो कि फार्मेकोडायनेमिक्स का पार्ट 2 है। ठीक, इससे पहले फार्मेकोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 1 आ चुका है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हो, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको शुरू से देखना है तो वहाँ पर प्ले की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ठीक, तो फार्मेकोडायनेमिक्स में हमारा जो पार्ट 2 है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ शब्द है, जैसे कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स पे। ठीक, जो आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स फार्मेकोडायनेमिक्स का, उस पर आएंगे। रिसेप्टर था ना पिछले वीडियो में, यहाँ ख़त्म हुआ था, तो इसके बाद यहीं से हम शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ जो टॉपिक है इनके बारे में देखना जरूरी है उससे पहले। ठीक, तो पहले देखते हैं कि एगोनिस्ट क्या होता है। ठीक, एगोनिस्ट क्या होता है? तो एगोनिस्ट जो होता है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे ड्रग के सब्सटेंस होते हैं जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, यानी जो रिसेप्टर होता है उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। मान लीजिए रिसेप्टर है, ठीक, यहाँ ये रिसेप्टर है, ठीक, तो एगोनिस्ट जो होंगे वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक, और वो जुड़ने के बाद ड्रग में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जुड़ेंगे, तभी जो ड्रग है वो अपना फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस शो कर पाएगा, यानी जो उसको दिखाना है, दर्द कम करना हो वो कर पाएगा। क्योंकि देखिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर लगे होते हैं। ठीक, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस पर लगे होते हैं, और रिसेप्टर के थ्रू आप इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर में जा सकते हैं। ठीक, तो जब तक ये जो सब्सटेंस है एगोनिस्ट है बाइंड नहीं होंगे रिसेप्टर पे, तब तक ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो इस पे जो बाइंड होते हैं उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक, एगोनिस्ट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, और ये फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस जो है, एक्शन जो है वो शो करते हैं बाइंड करने के बाद रिसेप्टर पे। ठीक, ये 3 तरीके का हो सकता है आपका, फुल एगोनिस्ट हो सकता है, पार्शियल एगोनिस्ट हो सकता है, इनवर्स एगोनिस्ट हो सकता है। ठीक, ये 3 तरीके के होते हैं आपका। फुल एगोनिस्ट होता है, पार्शियल और इनवर्स एगोनिस्ट होता है। ठीक, अब फुल एगोनिस्ट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। फुल एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे एगोनिस्ट जो आपके जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करने के बाद पूरा जितना भी एक्शन शो करना पूरा कंप्लीट एक्शन शो करवाते हैं। ठीक, यानी जितना उसका क्षमता है उतना शो करवाते हैं, तो उसको फुल एगोनिस्ट कहते हैं। यानी कंप्लीट रिस्पांस या कंप्लीट एक्शन जिसमें मिलता है उसको फुल एगोनिस्ट कहते हैं। पार्शियल जिसमें थोड़ा मिलता है उसको पार्शियल कहते हैं, और इनवर्स एगोनिस्ट जिसमें उल्टा मिले। ठीक, यानी कि एगोनिस्ट का क्या काम होता है, फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस शो करना, लेकिन वो फार्मेकोलॉजिकल रिस्पांस नहीं शो करके उसका जो क्षमता है, जैसे कि आपने दवाई खाया पेन कम करने के लिए, लेकिन उसके जो क्षमता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस कर देता है, तो उसको इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। फुल एगोनिस्ट में पूरा रिस्पांस शो करता है, पार्शियल में थोड़ा बहुत करता है, और एगोनिस्ट में उल्टा हो जाता है। ठीक, यानी कम करना था तो उसको कम ना करने के बजाय में उसका एकदम से ख़त्म कर देता कि वो दवाई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर पाती है। ठीक, तो इसमें जैसे कि हीरोइन हुआ, मॉर्फिन हुआ, मॉर्फिन देखिए फुल एगोनिस्ट होता है। ठीक, ये अपना पूरा असर शो करता है। ठीक, तो एगोनिस्ट समझ में आ गया ना, ऐसे ड्रग या सब्सटेंस होते हैं जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और काज करते हैं सम फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, यानी कुछ फार्मेकोलॉजिकल एक्शन वो शो करेंगे, जो कि एज द सब्सटेंस डैट नॉर्मली बाइंड द रिसेप्टर, जैसे सब्सटेंस नॉर्मली बाइंड करके शो करते हैं वैसे एगोनिस्ट भी शो करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये भी कोई ड्रग या ड्रग के सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक, ड्रग या ड्रग के सब्सटेंस ही होते हैं, ये भी बाइंड तो करते हैं लेकिन ये कोई फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे, यानी बाइंड तो करेंगे, जाएंगे भी, लेकिन इससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। ठीक, यानी कोई भी इससे फ़ायदा आपको नहीं होगा। ए डू नॉट गिव एनी फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये फार्मेकोलॉजिकल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। दीज आर दोज ड्रग आर सब्सटेंस व्हिच है सिमिलर टू सब्सट्रैक्ट लाइक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट की तरह ही होते हैं, बाइंड भी करते हैं रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये कोई भी फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ठीक, दे ब्लॉक द रिसेप्टर एंड इनहिबिट द एगोनिस्ट आर नेचुरल सब्सटेंस टू बाइंड विद द रिसेप्टर्स। ठीक, बल्कि ये उल्टा काम कर देते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, जिससे कि एगोनिस्ट जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है, यानी जो उसको फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना होता है वो शो नहीं कर पाता। ठीक, एगोनिस्ट भी नहीं कर पाता, और जो तुम्हारे बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस है वो भी अपना रिस्पांस नहीं शो कर पाते हैं। जैसे जो बॉडी टेम्परेचर के लिए है सब्सटेंस वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से जाके बाइंड करके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे
यहाँ पे बाइंड होना है, ठीक है, एगोनिस्ट को बाइंड होना है जिससे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा। तो ये जाके पहले पे इस जगह पे को जब ऑक्यूपाई कर लेंगे, घेर लेंगे, तो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा एगोनिस्ट या अदर सब्सटेंस, जिससे कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाएगा, ठीक। अब ये दो तरीके का होता है, एक कम्पिटेटिव होता है, नॉन कम्पिटेटिव होता है, ठीक। कम्पिटेटिव में क्या होता है, एंटागोनिस्ट अटैच टू द रिसेप्टर इन सम साइड, सेम साइड, ठीक, यानी जिस साइड पे आपका एगोनिस्ट होगा उसी साइड पे आपका एंटागोनिस्ट भी होगा, ठीक। लेकिन नॉन कम्पिटेटिव में जो होता है ये रिसेप्टर के अनदर साइड पे होता है, जिसको आप कहते हैं, जिसको एलोस्ट्रिक साइड कहते हैं, ठीक। एंटागोनिस्ट लुक सिमिलर एज एगोनिस्ट, ठीक। एंटागोनिस्ट जो होता है वो सिमिलर दिखता है एगोनिस्ट के, ठीक। इसके बाद आता है इसमें जो होता है मैक्सिमम डोज जो होता है वो सप्रेस करता है, लेकिन इसमें जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब मैं जितना ज़्यादा आप डोज देते जाएंगे उतना वो इंक्रीज करता जाएगा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कॉम्पिटेटिव में, ठीक। नॉन कॉम्पिटेटिव में समझ आ गया ना। ये साइट ऑफ एक्शन है और एलोस्ट्रिक साइट है, ठीक। ये देखिए रिसेप्टर है, ठीक, एगोनिस्ट यहाँ पे है, ठीक। ऐसे होता है आपका ये बाइंड करने के लिए, ठीक। देखिए ड्रग एंटागोनिज्म होता है जिसमें आपका जो ड्रग है, एक ड्रग आपके दूसरे ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम कर देता है या इनहिबिट कर देता है, ठीक। या तो उस ड्रग के रिस्पॉन्स को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, या तो वो पूरा एकदम से बंद कर देगा, ठीक। तो वही होता है ड्रग एंटागोनिज्म, व्हेन वन ड्रग इनहिबिट और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, ठीक। इट इज एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट, ठीक। ये एक्शन होता है आप एंटागोनिस्ट का, ठीक। दीज अब टाइप्स क्या होते हैं इनके, ठीक, यानी ऐसे ड्रग या सब्सटेंस जो दूसरे ड्रग के रिस्पांस या इफेक्ट को इनहिबिट कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, उसको कहते हैं ड्रग एंटागोनिस्ट, ठीक। इट इज एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट, ठीक। ये एक्शन होता है एक एंटागोनिस्ट का, ठीक। टाइप क्या होता है, केमिकल एंटागोनिज्म क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंटागोनिज्म होते हैं, और तीसरा होता है आपका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, और इसके बाद आता है आपका एंटागोनिज्म बाय द रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक। ये चार तरीके के आपका होते हैं, ठीक। तो पहला आता है केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है, दो ऐसे ड्रग होते हैं जिनको आपके सॉल्यूशन में घोल दिया जाए तो जिसका एक्टिव जो ड्रग होता है उसका इफेक्ट जब लॉस्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं केमिकल एंटागोनिज्म, ठीक। इसका एग्जांपल है हेपेरिन प्लस प्रोटोमीन, ठीक। ये दो ड्रग होते हैं जिनको अगर घोल दिया जाए तो आपका पूरा इफेक्ट एकदम लॉस हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। इसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द एक्टिव साइट, जो एक्टिव ड्रग होते हैं उनका कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन जिसको कहते हैं फिनोबार्बिटेशन, ठीक। और इंक्रीज होगा आपका रीनल एक्सक्रीशन और रिड्यूस हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन इसका, ठीक। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, ठीक। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में इसमें जो दो ड्रग होते हैं इनका इंटरेक्शन जब होता है ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के एक्शन के, ठीक। और एक कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के एक्शन को, जैसे कि एड्रेलिन और हिस्टामिन, ठीक। ये दो ड्रग आपके आते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद आता है एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसमें कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव पहले ही देख चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका फार्माकोडायनामिक्स में चौथा टॉपिक था, रिसेप्टर, ठीक। रिसेप्टर और इसके क्लासिफिकेशन और इसके थ्योरी के बारे में देखते हैं, ठीक। तो रिसेप्टर आर ए प्रोटीन आर बाइंडिंग साइट। जो रिसेप्टर होता है वो आपको पता ही पिछले वीडियो में बता दिए गए, प्रोटीन होता है, बाइंडिंग साइट होता है, ठीक, जो बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है। जब ड्रग इससे बाइंड करता है तो एक्टिवेट करता है और अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं अब इसका रिसेप्टर थ्योरी। पहले सबसे पहला आप देखते हैं रिसेप्टर थ्योरी, ठीक। रिसेप्टर थ्योरी में क्या है, ड्रग जब रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक। और जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो इफेक्ट या रिस्पांस आपका शो करेगा। यानी रिसेप्टर थ्योरी में है कि ड्रग जब आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जुड़ेगा, तो वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, कैसा रिस्पांस शो करेगा, यही ड्रग रिसेप्टर थ्योरी में देखा जाता है, ठीक। अब देखिए पहला है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन थ्योरी, उसके बाद आता है रेट थ्योरी, उसके बाद आता है टू स्टेट मॉडल, ठीक। यानी चार थ्योरी आपकी आती है। इंड्यूस फिट थ्योरी इसमें आती है, ऑक्यूपेशन थ्योरी आती है, रेट थ्योरी आती है और टू स्टेट मॉडल आता है, ठीक। इंड्यूस थ्योरी में क्या होता है, इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या होता है, पहला इंड्यूस फिट जो थ्योरी है एक कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड कीज कॉन्सेप्ट। ये जो होता है ताले और चाबी का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड होता है। यानी कि जब आपका जो रिसेप्टर है उस पर जब आपका ड्रग या सब्सटेंस जो है, ठीक, वो फिट हो जाएगा, रिसेप्टर पे फिट हो जाएगा तो अपना फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है उसको शो करना है वो शो करेगा, ठीक। अगर वो फिट नहीं होगा तो वो शो नहीं करेगा, ठीक। तो यही होता है ताले और चाबी का। यानी जब आपकी चाबी फिट हो जाएगी ताले में तो ताला खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक। यही होता है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन लॉक एंड की थ्योरी
कॉन्सेप्ट, ठीक। व्हेन द ड्रग म्यूचुअली फिट द रिसेप्टर इज देन गिवन द फार्मेकोलॉजिकल, ठीक, यानी फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये शो करेगा, अगर फिट होगा, नहीं फिट होगा तो नहीं शो करेगा, ठीक है। जो एगोनिस्ट होते हैं फुल रिस्पॉन्स शो करते हैं, एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स ही नहीं शो करते हैं, और पार्शियल एगोनिस्ट जो होते हैं वो पार्शियल रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक। ये समझ आ गया। इसके बाद ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या होता है? ऑक्यूपेशन थ्योरी का मतलब, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? जगह को घेरना, यानी जितने ज़्यादा ड्रग जितने ज़्यादा रिसेप्टर को घेर लेगा, ड्रग का जो सब्सटेंस है जितने ज़्यादा रिसेप्टर को घेर लेगा उतने ज़्यादा आपका जो है फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, ठीक। यानी ऑक्यूपेशन थ्योरी यही कहते हैं कि फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, यानी कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर आपके ऑक्यूपाइड है भाई, इसी पे आपका फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट बताता है, यानी कितना फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा इन नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड पे ही डिपेंड करता है, ठीक। इसके बाद आता है रेट थ्योरी। रेट थ्योरी का क्या मतलब होता है? फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक। यानी रेट का मतलब यही होता है कि कितना ज़्यादा ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड करके आपका रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कितना जल्दी से जल्दी बना लेगा, उतने जल्दी आपका इफेक्ट शो करेगा, ठीक। फार्मेकोलॉजिकल उतना जल्दी इफेक्ट आपका शो करेगा जितने जल्दी आपका फॉर्मेशन हो जाएगा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, ठीक। अब आते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स पे, ठीक। यानी थ्योरी आपको क्लियर हो ही गई, एक ताले चाबी वाली थ्योरी, एक ऑक्यूपाइड, जितना ऑक्यूपाइड करेगा उतना आपका इफेक्ट शो करेगा। तीसरा है रेट थ्योरी, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स में क्या होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसके बाद आता है आयन चैनल रिसेप्टर, उसके बाद आता है एंजाइम लिंकेड रिसेप्टर, उसके बाद आता है जैक सेट बाइंड रिसेप्टर्स आता है। अब क्लासिफिकेशन में क्या आता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पहला आता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? ये जो क्लासिफिकेशन है ज़्यादा हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से ही देखते हैं, ज़्यादा इसको अंदर में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बस आपको जानना है कि हाँ इतने प्रकार के होते हैं और इसमें थोड़ा बहुत इसकी चीज़ें जाननी है, ठीक। ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि अगर ज़्यादा नहीं भी समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो चल जाएगा काम, ठीक है। देखते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको कहते हैं हेप्टाहेलिक रिसेप्टर या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर या मेटाट्रैपिक रिसेप्टर, ठीक। मेटाट्रैपिक रिसेप्टर कहते हैं, हेप्टाहेलिक रिसेप्टर कहते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक। जी प्रोटीन जो होता है एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, ठीक। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक। और ये जो होता है सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक। सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जो कि एगोनिस्ट बाइंड करता है विथ द रिसेप्टर एंड सेल मेम्ब्रेन, जी प्रोटीन गेट्स एक्टिव, ठीक। एगोनिस्ट आपका बाइंड करेगा रिसेप्टर से, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से, तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। जी प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक। अब ग्वानिन का जी प्रोटीन जो बाइंड करता है अल्फा सब यूनिट से, तो जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है ये सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। और इसमें 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब इसके बाद आता है आयन चैनल रिसेप्टर पे, ठीक। इसको क्या कहते हैं? लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक। सेल सरफेस रिसेप्टर ये भी होता है। और ये आयन चैनल जो होते हैं, ये आयन सेलेक्टिव चैनल जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक, इन्हीं के लिए सेलेक्टिव होते हैं, ठीक। रिसेप्टर पे जो एगोनिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं आयन चैनल्स को, ठीक। आयन चैनल्स के थ्रू आप इस पार से उस पार सेल मेम्ब्रेन में जा पाएंगे, ठीक। यानी रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद रिसेप्टर जो है आयन चैनल के थ्रू ही आएगा जाएगा, ठीक। यानी इनका ऑनसेट और ऑफसेट जो होता है रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। और इस क्लास का जो रिसेप्टर होता है आयन चैनल का ये बहुत फास्टेस्ट होता है, यानी मिली सेकेंड में आपको इस पार से उस पार कर देगा, ठीक। इसके बाद आता है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंकेड रिसेप्टर। ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिसेप्टर होता है, ठीक। और ये मेड अप होता है सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन चेन से बना होता है, ठीक। और ये जो होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ये एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, और रिसेप्टर ट्रायोकाइनेज जो होता है ये इंट्रासेलुलर में होता है। और ये जो रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज होता है इंट्रासेलुलर में होता है, जो कि साइटोलिटिक साइट विथ द एंजाइम प्रॉपर्टी। ये साइटोलिटिक साइट होता है जिसमें एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। देखिए ये लिगेंड है आपका और ये बाइंडिंग साइट है आपका, दोनों ये दोनों बाइंडिंग साइट है, ठीक। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये देखिए RTKS यानी कि रिसेप्टर ट्रायोकाइनेज है, ठीक आपका। और ये एंजाइम्स हैं, ठीक। एंजाइम्स रिसेप्टर्स हैं, ठीक।
और ये इनएक्टिव प्रोटीन्स है। अब ये जाके इस पे बाइंड करेंगे लिगेंड, और लिगेंड इस पार से इस पार आएंगे। ठीक, मोस्टली जो पेप्टाइड हार्मोन्स आर बाइंड विद द रिसेप्टर एज द लिगेंड, यानी ज़्यादातर जो हार्मोन जो होते हैं वही लिगेंड के रूप में बाइंड करते हैं। ठीक, में आ गया ना ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंकेड रिसेप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन चेंज होता है, जो कि लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एक्स्ट्रासेलुलर में होते हैं, और रिसेप्टर ट्रायोकाइनेज होते हैं वो इंट्रासेलुलर में होते हैं। ठीक, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंजाइमेलिटिक की होती है। ठीक, और मोस्टली जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वही ऐसे बाइंड करके इस पार से उस पार जाते हैं। इसके बाद जैक सेट बाइंड रिसेप्टर क्या होता है, ये सिमिलर होता है काइनेज जो है तो उसके एकदम सिमिलर होता है, बट ए डू नॉट हैविंग एनी साइटोलिटिक डोमेन। इनके पास कोई भी साइटोलिटिक डोमेन नहीं होता। ठीक, जो लीगेंड होते हैं वो मेनली साइटोकाइनेज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन और इंटरफेरॉन्स होते हैं। ठीक, जो कि एक्ट करते हैं थ्रू द टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के जैसा एक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये बाइंडिंग साइट है, लिगेंड है। ठीक, ये जैक रिसेप्टर्स है। ठीक, जैक और साइट रिसेप्टर्स है, फ्रीली मूविंग करते हैं प्रोटीन में। ठीक, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड है, बाइंड करेंगे आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा ना भी समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है इसमें कुछ नहीं होता है, सरफेस मेम्ब्रेन होते हैं और ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और 3 सब यूनिट होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये हमारे सिलेबस में डीपली है नहीं, बस इनका नाम भी आप लोग जानेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत पता रहे इनके बारे में। ठीक, ये देखिए आयन चैनल जो होता है, लिगेंड आयन चैनल्स होते हैं, सेल्फ मेम्ब्रेन सरफेस आयन भी होते हैं। ठीक, ये सेलेक्टिव होते हैं कुछ आयन्स के लिए। ठीक, ट्रांस मेम्ब्रेन में क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू इस पार से उस पार जाते हैं, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन इनके पास होता है, रिसेप्टर ट्रायोकाइनेज होते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा फार्मेकोलॉजी और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ नर्सिंग का हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस धीरे धीरे कवर कराया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगर आपको बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।